Hey guys, welcome to marathon revision of your very next chapter from your CMA Intermediate Auditing। भैया चलो, ये चैप्टर नंबर आपको दिख रहा होगा ऑडिट एविडेंस। तो आप अगर इसको मॉडल की तरह से मैच कर दोगे तो नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है कि ये नोट्स जो है ये मेरे नोट्स से जो मैंने बनाया है, बट कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर मॉडल है। तो मॉडल में तो सिर्फ दो पार्ट किए हुए हैं ना, तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स के सेक्शन में सब यूनिट्स में आपको ये चीजें मिल जाएगी। ये क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि अपन पूरे सिलेबस को अच्छे से बाइफरकेट कर पाए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी बच्चे मेरे से नहीं पढ़े उनको ये दिक्कत आएगी, बट दिक्कत लेने का कोई भी टेंशन नहीं है। आपने जिस भी मॉडल से पढ़ा है, आपने अगर इंस्टीट्यूट के मॉडल से पढ़ा या किसी और नोट से पढ़ा हुआ है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर वो इंस्टीट्यूट के मॉडल के बेस पे है तो यू विल बी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सभी चीजें जो भी है ये सब चीजें तुम्हारी क्या भैया मॉडल से ही बेस्ड है, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। आर यू गाइस क्लियर? अच्छे से ध्यान दो, एकदम बढ़िया से रिवाइज कर लो मेरे साथ। सही है, जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर के बाद है, दिसंबर का है या उसके बाद है, तो उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर नोट्स टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद में जिन बच्चों का अभी एग्जाम है, प्लीज आपके नोट्स आप चेंज मत कीजिए, चुपचाप से जिस मॉडल से जिस नोट से आपने पढ़ा है उसी से पढ़ी है। इंस्टीट्यूट के मॉडल के बेस पे अगर वो रहेगा तो कंप्लीटली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये मैराथन रिविजन लेक्चर्स में। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं ऑडिट एविडेंस का चैप्टर। सर एकदम बढ़िया सी बात है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस एकदम सिंपल सा, ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिट करते समय आपको मिली एंड आपने यूज की इन ऑर्डर टू डिराइव द ऑडिट कंक्लूजन, कि भाई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके मैंने कुछ कंक्लूड किया, वो कंक्लूड जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया उसको बोले ऑडिट एविडेंस। सिंपल है। सो ऑडिट एविडेंस इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। तो तीन चीज याद रखोगे भैया एकदम अच्छे से। तीन चीजें, ये एक इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे ऑडिटर यूज करेगा एंड कंक्लूजन्स डिराइव करेगा, एंड जिन कंक्लूजन्स के बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन डिटरमाइन किया जाएगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तीन चीजें, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच ऑडिट कंक्लूजन इज prepared and based on which audit conclusions basically audit opinion is derived। are you guys clear with this? जिसके बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन रहेगा, वैसे कंक्लूजन्स का जो बेसिस है, वैसे कंक्लूजन जिस बेसिस पे अपन बनाएंगे उस इंफॉर्मेशन को बोलेंगे ऑडिट एविडेंस। चार पांच बार अलग अलग हिसाब से मैंने रिवाइज करा के दिया। आर यू गाइस क्लियर? ऑडिट एविडेंस बोला तो दोनों चीजें आएंगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे एंड अदर इंफॉर्मेशन भी आएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स माने जो जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, एवरीथिंग। तो मतलब जीएल का एक्सट्रैक्ट ले लिया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गया, इनवॉइसेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गया, ऑल दीज आर ऑडिट एविडेंसेस। बट जब मैं बात करूं अदर इंफॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, अकाउंटिंग के अलावा है, जैसे कि कंपनी का मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, क्या ऑडिटर यूज करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स? यस एब्सोल्युटली, ऑडिटर चेक करेगा अभी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑडिटर ने यूज किया, इंफॉर्मेशन यूज किया, अभी वो सोर्सेस, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस बनेगा। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन डिराइव होगा, उस कंक्लूजन का यूज ऑडिट ओपिनियन के बेस के लिए रहेगा। समझ रहे हो? तो वो भी तो ऑडिट एविडेंस हुआ, बट वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है क्या? नो सर, इट इज अदर इंफॉर्मेशन। आर यू गाइस क्लियर? तो ऑडिट एविडेंस में दोनों चीजें आएंगी, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन। दोनों के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, जीएल एक्सट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर कॉपीज, कंप्यूटेशंस, पूरा 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 अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर मैंने एक्सेल फाइल में कुछ कैलकुलेशन किया, जिस बेसिस पर मैंने अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट की, क्या वो एक्सेल कैलकुलेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड हुआ या अदर इंफॉर्मेशन? एब्सोल्युटली अकाउंटिंग रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बैकअप है ना। समझ रहे हो? बट मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के बेसिस पे क्या अकाउंटिंग एंट्री करते हैं? नो। समझ रहे हो? तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो भी है, समझ रहे हो? ऑडिटर जब भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा थर्ड पार्टी से, मैनुअल्स, मैनुअल्स माने जहां पर भी कंपनी का इंफॉर्मेशन रहेगा, बेसिक्स चीजें, सही है, वो सब चीजें अदर इंफॉर्मेशन में आएंगे। अच्छे से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है। उसके बाद में सर टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंस के दो बेसिस पे टाइप्स रहते हैं सर। पहला सोर्स के बेसिस पे एंड सेकंड नेचर के बेसिस पे। सोर्स माने सर वो कहां से ऑडिट एविडेंस पैदा हुआ, एंड नेचर के माने सर उसका नेचर क्या है, एग्जैक्टली किस टाइप का ऑडिट एविडेंस है। जब मैं सोर्स बोलूं तो आइदर वो सर कंपनी के अंदर रहेगा एंड उसके बाद कंपनी के बाहर रहेगा, तो इंटरनल एक्सटर्नल, क्या वो मेरा सोर्स हुआ या क्या वो नेचर हुआ? यस सर, वो नेचर हुआ। सोर्स माने सर उसका बेसिकली वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, क्या वो विजुअल था, क्या वो ओरल कम्युनिकेशन था, या क्या वो डॉक्यूमेंट्री था। तो एब्सोल्युटली सर अगर मैं बात करूं तो ये तीनों नेचर के टाइप पे हो सकते हैं सर मेरे सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ व्हाट दैट ऑडिट एविडेंस। तो विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। विजुअल माने सर सिर्फ देखा, फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन कर रहे ऑडिट प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन का,
तो क्या हो जाएगा, विजुअल ऑडिट एविडेंस। ओरल माने सर इंक्वायरी का प्रोसीजर किया, मतलब मैनेजमेंट से डिस्कशन किया, ओरल ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट ने जो बात की सुन ली, कान को पसंद आ गई, समझ में आ गई, दिमाग को भी समझ गई, बट पेपर पे कुछ नहीं लिखा, ओरल ऑडिट एविडेंस। बट सर कुछ चीजें हैं जो पेपर पे लिखी है, पेपर हमारे पास है, इनवॉइस हमारे पास है, जो साइन किया हुआ है, अच्छे से फॉर्मेट में है, ओरिजिनल है, ऑडिट एविडेंस। क्या ये डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल रहेगा? यस एब्सोल्युटली। जब मैं बात करूं नेचर के बेसिस पे, मतलब वो किस टाइप का है, कहां से जनरेट हुआ है, कहां से जनरेट हुआ माने सर वो कंपनी के अंदर से जनरेट हुआ या कंपनी के बाहर है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। जब मैं बोलूं एक्सटर्नल है तब ज्यादा रिलायबल क्यों मानूंगा, बिकॉज बाहर वाले लोग ज्यादा झूठ नहीं बोलेंगे एज कम्पेयर टू कंपनी। सही है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बोल रहा हूं, सही है। तो एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल एंड डॉक्यूमेंट्री इज मोर रिलायबल। तो ये दोनों एविडेंस जो रहेंगे ज्यादा रिलायबल रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से समझ गया क्या बच्चों, बोलो मुझे, चलो फटाफट से। अभी इसके बाद में अगर अपन देखें तो सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एसे 500 का। एसे 500 जिसको एसे का नंबर, रेफरेंस नंबर नहीं पता, कोई टेंशन का बात नहीं है, मैं तो बस रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। जो बच्चे ने प्रिपेयर किया, जो बच्चे को याद रहेगा वो एग्जाम में लिख पाओगे तो लिख लेना। 100% कॉन्फिडेंस रहोगे तो ही, कॉन्फिडेंट रहोगे तभी ऐसे के नंबर लिखने हैं, गलत नंबर लिख के नहीं आने, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। सर सही नंबर लिखने से क्या एडिशनल मार्क मिलेंगे? एडिशनल मार्क नहीं मिलते भैया, उससे इनडायरेक्टली गेन होता है, आपका पेपर का क्वालिटी बढ़ जाता है। पेपर का क्वालिटी माने सर आपको इनडायरेक्टली काफी इंप्रेशन बढ़िया हो जाएगा एंड इट विल इंडिकेट दैट यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। समझ रहे हो, मैं बहुत थॉट प्रोसेस के बाहर जाके बात कर रहा हूँ। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से ध्यान देना। जब भी मैं बात करूं सर ऑडिट एविडेंस, कभी भी कोई भी ऑडिट का प्रोसीजर पे कंक्लूजन करना है एंड उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज करूंगा उसको ऑडिट एविडेंस बोला, तो वो ऑडिट एविडेंस आपका होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्या बोला? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्या ऐसा होना जरूरी है? यस एब्सोल्युटली। तो सर अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं रहेगा तो क्या हम ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे वो कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नहीं कर पाएंगे। क्या वो कंक्लूड फिर भी किया तो सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो जब भी आपको ऑडिट प्रोसीजर्स पे कंक्लूड करना है, यू मस्ट हैव, क्या बोला? यू मस्ट हैव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। समझ गए? तो सर ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस माने क्या होता है? तो ऑडिट एविडेंस बोला, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस दो चीजें आएगी। सफिशिएंसी जब बोलता हूं तब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि सर क्वांटिटी देखना है, एंड एप्रोप्रिएटनेस जब भी बोलूं तो सर ये क्वालिटी बताता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों सही होना चाहिए। सर मैंने कोई ऑडिट प्रोसीजर किया जिसमें सिर्फ 2 ऑडिट एविडेंस मिले, क्या वो सफिशिएंट है? क्वांटिटी 2 मिले, सफिशिएंट है क्या? या तीसरा कोई और मिलना चाहिए था? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या सफिशिएंट है या नहीं है? एंड जब मैं बात करूं सर वो जो भी मिला क्वांटिटी, वो कितना क्वालिटेटिव है, कितना सही है, कितना वैलिड है, कितना कंप्लीट है, कितना एक्यूरेट है, कहां से जनरेट हुआ है, सही है, कितना रिलायबल है एंड रिलेवेंट है, ये दो चीजें देखनी पड़ती है। तो एप्रोप्रिएटनेस में मैं दो चीजें देखता हूं। एप्रोप्रिएटनेस कहां से डिसाइड होता है? रिलेवेंस ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस। तो सर रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? रिलेवेंस माने वेरी सिंपल सर, सेल्स का ऑडिट कर रहे हैं, सेल्स का ऑडिट प्रोसीजर क्या? सेल्स का ही ऑडिट एविडेंस मिला क्या एक्सपेंडिचर के ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे क्या सेल्स का ऑडिट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं सर। तो सेल्स के लिए सर सेल्स का ही इनवॉइस होना मेरे लिए रिलेवेंट है, तो उस बेसिस पे सर मैं इरेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस डिसाइड करूंगा। तो क्या इसके लिए कोई एबीसीडी वाला फॉर्मूला है? बिल्कुल भी नहीं सर। ये तो है मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आपको समझ गया? ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है सर। जो ऑडिटर है ना वो डिसाइड करेगा कि कितना रिलेवेंट है कितना नहीं है। अगर उसको लगा कि सर रिलेवेंट है तो रिलेवेंट है भैया, सही है। बट सर रिलायबिलिटी कैसे डिसाइड होगा कि वो ऑडिट एविडेंस कितना रिलायबल है? वो डिपेंड करता है अगेन दो चीजों पे। अच्छे से ध्यान देना, ये चार्ट के फॉर्म में बोल रहा हूं। रिलायबिलिटी डिपेंड करता है दो चीजों पे, सोर्स डेटा एंड नेचर। क्या बोला? सोर्स डेटा एंड नेचर। अगर हैंडराइटिंग के ऊपर जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, बिकॉज मैं रेगुलर क्लास में बहुत इज्जत में मेंटेन करता हूँ हैंडराइटिंग, बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास टाइम कम है। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। चलो, सोर्स डेटा एंड नेचर। तो सोर्स डेटा माने सर वो ऑडिट एविडेंस कहां से जनरेट हुआ, सोर्स क्या है उसका, किस बेसिस पे सर वो ऑडिट एविडेंस बना है। तो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मेरे बच्चे हो जिसने भी मेरा क्लास किया है उनको पता है भाई, डेटर सेजिंग रिपोर्ट का एग्जांपल दिया था कि जब भी अपन कोई सिस्टम से डेटर सेजिंग रिपोर्ट निकाले तो वो डेटर सेजिंग रिपोर्ट कहां से बनने वाला है,
सेल्स के जनरल लेजर से। तो सेल्स में अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहेगा, सभी सेल्स के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए तो वो डेटर सीजिंग रिपोर्ट कंप्लीट रहेगा। सभी सेल्स के ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली बुक हुए तो डेटर सीजिंग रिपोर्ट भी एक्यूरेट रहेगा। तो सर जब डेटर सीजिंग रिपोर्ट का मुझे कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी टेस्ट करना है तो क्या मुझे वो सेल्स का जीएल देखने का जरूरत है? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज सेल्स अगर सही रहेगा तभी सर हमारा डेटा सेजिंग रिपोर्ट सही रहेगा। तो ये सेल्स का डेटा जो बने ना, दैट इज व्हाट योर सोर्स डेटा फॉर डेटा सेजिंग रिपोर्ट का ऑडिट एविडेंस। तो डेटा सेजिंग रिपोर्ट इज ऑडिट एविडेंस, यस एब्सोल्युटली, इट इज इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंक्लूजन बेस्ड अपॉन विच ऑडिट ओपिनियन इज गिवन। सही है, समझ रहे हो? तो सर वो जो मेरा डेटा सेजिंग रिपोर्ट के लिए सोर्स डेटा बनेगा, सेल्स के ट्रांजैक्शंस, वो सेल्स के ट्रांजैक्शंस क्या कंप्लीट है क्या एंड क्या एक्यूरेट है क्या, वो मुझे पहले चेक करना है। और उसके ऊपर जो मेरे कंट्रोल से एंटिटी के ये कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी के लिए जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिव है या नहीं वो देखने। बिकॉज अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो माने सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सोर्स डेटा पे, और एक बार सोर्स डेटा सही हो गया तो मेरा आउटपुट जो ऑडिट एविडेंस यूज कर रहा हूँ वो सही रहेगा। उसके बाद में उसका नेचर क्या है, नेचर अपन ने देख लिया, क्या वो डॉक्यूमेंट्री है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, क्या सर वो ओरल विजुअल डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री रहेगा ज्यादा रिलायबल, एक्सटर्नल रहेगा ज्यादा रिलायबल। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है, डॉक्यूमेंट्री रहेगा ज्यादा रिलायबल, एक्सटर्नल रहेगा ज्यादा रिलायबल। परफेक्ट। तो अभी इसको अगर समराइज करें तो सर सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर, सफिशिएंसी क्वांटिटेटिव फैक्टर। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। क्वालिटेटिव फैक्टर एप्रोप्रिएटनेस किस दो चीजों से डिसाइड होगा? सर दो चीजों से डिसाइड होगा, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलेवेंस मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, ऑडिटर उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डिसाइड करेगा रिलेवेंट है या नहीं है। बट सर रिलायबिलिटी के लिए दो चीजें देखनी जरूरी है। एक तो वो जो ऑडिट एविडेंस जहां से बना सोर्स डेटा, वो सोर्स डेटा क्या कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या। अगर सोर्स डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है तो मेरा ऑडिट एविडेंस भी सही होने वाला है। बट सर उसी के साथ मुझे देखना पड़ेगा वो कितना, उसका नेचर क्या है, क्या वो डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस है। बिकॉज डॉक्यूमेंट्री रहेगा तो ज्यादा रिलायबल, ओरल एंड विजुअल रहेगा तो उतना रिलायबल नहीं है। बट सर एंड सेकंड चीज भी, क्या वो इंटरनल ऑडिट एविडेंस है या एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस है। अगर एक्सटर्नल है तो और ज्यादा रिलायबल, इंटरनल है तो उतना रिलायबल नहीं है। ये सब चीजें डिसाइड करके मैं क्या देखूंगा, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं है। तो मैंने पहले देखा सोर्स डेटा, सोर्स डेटा सही लगा, ओके। नेचर सही लगा, ज्यादा रिलायबल है, ओके। तो मतलब ऑडिट एविडेंस इज रिलायबल। रिलायबल के साथ देखा मैंने, क्या वो रिलेवेंट है क्या मेरे ऑडिट प्रोसीजर को कंक्लूड करने के लिए। यस सर रिलेवेंट है, तो अच्छी बात है। रिलायबल भी है, रिलेवेंट भी है, मतलब ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट है। सिर्फ एप्रोप्रिएट रह के चलेगा क्या? नहीं भैया, सिर्फ उतना ऑडिट एविडेंस जरूरी है क्या? सिर्फ उतने ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे क्या मैं ओपिनियन दे सकता हूं? नहीं सर, आपको और कुछ ऑडिट एविडेंस लगेंगे। मतलब सर क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्लियर विद दिस? एंड जब वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट रहेंगे, एप्रोप्रिएट रहेंगे, तब मैं बोलूंगा भाई ये ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, इसको मैं मेरे ऑडिट प्रोसीजर को कंक्लूड करने के लिए यूज कर सकता हूं। आर यू गाइस क्लियर? यही सब बातें करी। अभी सर ये सफिशिएंसी कैसा डिसाइड होएगा? सफिशिएंसी भैया तीन फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं। सफिशिएंसी डिटरमाइन किया जाता है ऑडिटर के मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। सही है, कुछ कुछ चीजें मैं थोड़ी ओवर द अबाउ जाके बोल रहा हूं जो मॉडल में दिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि भाई ये चीजें जरूरी है। आर यू गाइस क्लियर? शायद आपको ये सफिशिएंसी के फैक्टर्स आपके मॉडल में ना दिखे, बट भैया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चीजें आपको समझेगी नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे आंसर में। सही है, तो इसीलिए दो तीन पॉइंट्स है जो मैं एडिशनल बताऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं एडिशनल बताऊंगा, बट मॉडल से कुछ कट नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखना है। सफिशिएंसी तीन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? सफिशिएंसी माने ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि क्या इतना ही ऑडिट एविडेंस मेरे लिए सफिशिएंट है कंक्लूड करने के लिए, या मुझे कुछ और ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेगा? तो वो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट रहता है भैया। तो उसके लिए मुझे ना तीन फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। पहला फैक्टर होता है सर मटेरियलिटी कितना है। मटेरियलिटी कितना है, ये कलर क्यों चेंज कर रहा है, छोड़ दो। मटेरियलिटी कितना है भैया वो देखना पड़ेगा कि मटेरियलिटी जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा ऑडिट कम ऑडिट एविडेंस लगेगा। आर यू गाइस क्लियर? मटेरियलिटी ज्यादा मतलब ज्यादा सहने की क्षमता है सर। अगर ज्यादा सहने की क्षमता है मेरी तो फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर नॉर्मल ऑडिट एविडेंस में भी काम चल जाएगा। बट मटेरियलिटी कम है मतलब ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? उसके बाद सेकंड आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लास्ट मैराथन लेक्चर में ही अपने इसका रिवाइज किए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट माने सर दो रिस्क आते हैं, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। सही है, तो ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रोमम, ये रिस्क जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगा, ये रिस्क जितना कम रहेगा उतना कम ऑडिट एविडेंस लगेगा। एंड थर्ड इज व्हाट योर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन।
कि जिस बेसिस पे सर हम ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं वो कितना बड़ा है, वो कितना साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और डेटा। सही है कि जो डेटा का अपन टेस्टिंग कर रहे हैं तो सर उसका साइज कितना है, जितना सर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस, जितना कम साइज रहेगा उतना कम ऑडिट एविडेंस। सर साइज माने रेवेन्यू एक कंपनी का 500 करोड़, दूसरे कंपनी का 5000 करोड़, ये साइज हुआ। 5000 करोड़ मतलब ज्यादा साइज है, ज्यादा साइज है, 5000 करोड़ में ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेंगे, 500 करोड़ में उससे कम लगेंगे। समझ रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कौन से नेचर के ट्रांजैक्शन है। 500 करोड़ वाला रेवेन्यू देखा मैंने, सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, बट सर जो 5000 करोड़ का रेवेन्यू उसमें सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, उसमें तो एक्सपोर्ट भी किया है, बाहर वाले गोरों को भी भेजा हुआ है कुछ माल। समझ रहे हो। तो भैया इंडिया में भी होता है, बाहर भी सेल होता है, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, नॉन रिलेटेड पार्टी है। सेकंड चीज सर और एक ज्यादा, कुछ गुड्स का सेल होता है, कुछ सर्विसेज का सेल होता है। आर यू गाइस क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे उतने ज्यादा ऑडिट एविडेंस आपको लगेंगे। आर यू गाइस क्लियर। तो ऐसे तीन चीजों के बेसिस पे आपने ध्यान रखना है, आपका साइज ऑफ ऑडिट एविडेंस, सॉरी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिटरमाइन होता है। तो मटेरियलिटी के बारे में मैंने बोला कि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन माने कैसा कि मटेरियलिटी जितना ज्यादा उतना कम क्वांटिटी, लोअर क्वांटिटी। बट सर रोमम के बारे में देखा अपन ने, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या बोला, डायरेक्ट रिलेशन है। इसको इनवर्स बोल सकते हो या आप इधर ऊपर क्या बोल सकते हो, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स और इनडायरेक्ट बोल सकते हो भैया। इनवर्स बोलो ज्यादा बेटर वर्डिंग रहेगा। सही है, इनवर्स बोलो तो ज्यादा बेटर वर्डिंग रहेगा। समझ रहे हो क्या। इसका पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब सर जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस, जितना कम रिस्क उतना कम ऑडिट एविडेंस। सर इसको मैथमेटिक्स जिनको पसंद है उनको समझता होगा। कोरिलेशन, कोरिलेशन की बात करो भाई, बहुत आउट ऑफ द स्कोप जाके बात नहीं करना है मुझे, बट छोड़ दो, जाने दो। कोरिलेशन पॉजिटिव माने सर पॉजिटिव रिलेशन, एंड कोरिलेशन निगेटिव माने इनवर्स रिलेशन। तो ये से समझ सकते हो। अगर जिंदगी भर की सब उनको बैंड बजानी है, सबकी बैंड बजानी है, जिंदगी भर की पूरी सबकी बैंड बजानी है, तो ऐसे वर्डिंग यूज करके वो बैंड बजा सकते हैं आपको क्वेश्चन में। बट इसका प्रोबेबिलिटी 0.0001% है। समझ लिए, क्लियर विद दिस। चलो भैया आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं अपने नोट से। जो भी पढ़ा सब चीजें यहाँ पे कवर की हुए, मैं फटाफट रिवाइज करवाऊंगा अभी। अच्छे से ध्यान दो। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज एक्सप्लेन्ड इन ऐसे 200, ऐसे 200 जो अपना बेसिक ऐसे है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो क्या बोलता है कि रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए मेरे पास। ये सब अपन ने ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स का बेसिक वाले पहले मैराथन रिवीजन में कवर कर लिया। रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, प्लीज ध्यान रखना। When the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence, जब भी ऑडिटर को sufficient appropriate audit evidence मिला तब भी वो reasonable assurance ले पाएगा। Without sufficient appropriate audit evidence क्या मैं कंक्लूड कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो। टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, अपन ने बात करी ऑडिट रिस्क क्या होता है इसके पहले वाले मैराथन लेक्चर्स में। ऑडिट रिस्क को कम करना है भैया। कभी भी जीरो हो सकता है ऑडिट रिस्क, कभी भी नहीं। ऑडिट रिस्क क्या होता है, एक ऐसा रिस्क कि जहां पे ऑडिटर कुछ गलत ओपिनियन दे सकता है। क्यों गलत ओपिनियन देगा, बिकॉज सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। सब चीजें ध्यान में रखो, सब चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ गए हैं तो लिंक कर पाओगे। इनहेरेंट लिमिटेशन है इसलिए ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो पाएगा। ऑडिट रिस्क जीरो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हैं क्या, यस। कैसे कर सकते हैं, ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेके, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। समझ रहे हो। तो ये ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए भैया हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे एंड रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे। क्लियर विद दिस। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंसी क्वांटिटेटिव मेजर है ऑडिट एविडेंस का जो डिपेंड करता है असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। इसके 3 फैक्टर्स रहते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। ये सीए लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये फैक्टर्स कौन से हैं। रिसेंटली सीए लेवल पे आ चुका था, सीए इंटरमीडिएट पे, पर सीए में इंटरमीडिएट पे शायद ये क्वेश्चन ना पूछे, बट आप फिर भी प्रिपेयर रखना। अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मेजोरिटी कंटेंट देखता हूँ कभी कभी ऑडिट का एंड एफएम का भी, तो वो कॉपी पेस्टेड रहता है फ्रॉम सीए इंटरमीडिएट मॉड्यूल। तो मुझे पता नहीं सीए में कॉपी पेस्ट करता है या कौन करता है, बट भैया सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिलेबस सेम है काफी हद तक। सिर्फ ऑडिट में उसका स्कोप अलग है क्वेश्चंस पूछने का। यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको, सो इसलिए आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चंस मिल सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो 3 फैक्टर्स याद आ जाने चाहिए जो अभी मैंने बताए थे, मटेरियलिटी, रोमम एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। आर यू गाइस क्लियर। तो अच्छे से ध्यान रखना, अगर आउट ऑफ स्कोप जाके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे, डिफिकल्ट पेपर कब बता है, ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ द स्कोप जाके जब पूछते तब। चलो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2
टाइप अपन ने लास्ट लेक्चर में ही रिवाइज किए थे, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब एक बार फटाफट से कवर कर ले तो एक ससेप्टेबिलिटी होता है असर्शन लेवल पे कि भाई गलती होगा, बट जब मैं इसको कोई रिलेवेंट कंट्रोल्स को कंसीडर ना करूं, तो कंट्रोल्स को कंसीडर करने के पहले जो गलती होने का रिस्क है उसको क्या बोले, इनहेरेंट रिस्क। बट सर कंट्रोल को कंसीडर करने के बाद भी किसकी गारंटी है, कौन गारंटी देगा मुझे कि सब चीजें सही होगी, गलत होगा ही नहीं। कितने भी कंट्रोल्स लगा लो भैया जिंदगी में, कब आपका ऐसा आप 100% छाती ठोक के नहीं बोल सकते कि भाई एकदम सही चल रहा है मेरा बिजनेस, क्या एक 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 भी गलती नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो रिस्क है ना, वो जो रिस्क है कि कंट्रोल होने के बावजूद भी मेरा जो रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, करेक्ट नहीं हो पाएगा, या सर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन न होने का जो रिस्क है कंट्रोल होने के बावजूद भी, उसको क्या बोले, कंट्रोल रिस्क बोले। तो रिस्क दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच कुड ऑकर इन एन असर्शन लेवल विद एन असर्शन लेवल विल नॉट बी प्रिवेंटेड, कुछ प्रिवेंट नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं होगा, या सर करेक्ट भी नहीं होगा ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको बोले कंट्रोल रिस्क। चलो फटाफट से फिर से रिवाइज कर लिए थे ये पार्ट। जिसको इसमें दिक्कत रहेगी प्लीज लास्ट वाले लेक्चर देखना है, एंड प्लीज अगर आपको स्पीड से दिक्कत है तो प्लीज थोड़ा आप स्पीड कम कर लो, बिकॉज मुझे एक एवरेज लेवल पे देखना है, बहुत ज्यादा एकदम हाई स्पीड एकदम बढ़िया से नहीं जाऊंगा मैं, एंड एकदम स्लो पे नहीं जाऊंगा, स्लो पे भी नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो। एंड बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर नहीं कर सकते, नहीं तो मैराथन रिवीजन लेक्चर ही 25-40 घंटे के हो जाएंगे, और अपना रेगुलर क्लास ही 55 घंटे का होता है, तो क्या फर्क रहेगा यार, समझ रहे हो। तो एग्जाम के पहले रिवाइज करना आपको जरूरी है, इसलिए मुझे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी, क्योंकि ये मटेरियल का कंटेंट कवर करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं, सही है। तो ये सब चीजें आपकी हो जानी चाहिए 10-12 घंटे में। आर यू गाइस क्लियर? इसलिए मुझे स्पीड रखना पड़ रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अप्रोप्रिएटनेस अपन ने देखा था, क्वालिटेटिव मेजर है। क्वालिटेटिव मेजर डिपेंड करता है दो चीजों पे, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, सोर्स एंड नेचर ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस। रिलायबिलिटी चेक के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी से मिला वो चेक करेंगे कि भैया कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या। सोर्स वाला अपन ने जो देखा था ना, ये सोर्स है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी, आईपीई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीई, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी। नेक्स्ट, एक ऐसे 330 होता है, 330 नंबर का जो स्टैंडर्ड है वो रिक्वायरमेंट करता है। मैंने आपको बोला था कभी भी आप ऑडिट प्रोसीजर्स में कंक्लूड नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू हैव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब तक आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है नहीं भैया, आप कंक्लूड कर नहीं पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे वो सही है या गलत है, कंक्लूजन दे ही नहीं पाओगे। ये रिक्वायरमेंट किसने दिया, ये इस स्टैंडर्ड ने दिया, इसे 330 ने। ये बोला कि भाई जब तक तुम्हारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं, मुंह अपना बंद रखने का, कंक्लूजन करने की हिम्मत मत करना। जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रहेगा तभी कंक्लूड कर पाओगे, सही है। तो ये ऐसे बोलता है, रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंक्लूड द वेदर द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। इसका शॉर्ट फॉर्म है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, साइब। उसके बाद में जो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कब बढ़ेगा, व्हेन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस विल इंक्रीज। तो ध्यान में रखना है 5 चीजें। जब मुझे वो ऑडिट एविडेंस किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला है, मतलब जिसका इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सर कोई रिलेशन नहीं है, वैसा इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो ऑब्वियस है सर बाहर वालों का इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज्यादा रिलायबल रहता है रादर देन इंटरनल इन्फॉर्मेशन, सही है। तो इंटरनल एक्सटर्नल में से अपन ने देखा था एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल, इस रीजन की वजह से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। सेकंड, अगर उसके रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स है भैया वो इफेक्टिव है, तो मैं जब ऑडिट प्रोसीजर करता हूं तो सबसे पहले मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद में मैं करता हूं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, और इसमें मैं 2 चीजें करता हूं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करता हूं एंड करता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर, सही है। तो भैया जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पहले ही परफॉर्म कर लिया कि कंपनी के जो भी कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स अगर सही है, तो क्या मेरा यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ेगा? यस एब्सोल्युटली। अगर कंट्रोल्स में ही गड़बड़ मिल गया तो यहाँ पर का रिलायबिलिटी का सवाल छोड़ो सर, यहाँ पे मुझे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कंट्रोल्स गलत हुए ना भैया उसके वजह से रिस्क बढ़ गया। अभी बढ़े हुए रिस्क को कम करने के लिए मुझे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। आर यू गाइस क्लियर? बट अगर सर कंट्रोल्स मेरे सही चल रहे हैं, कंपनी के कंट्रोल्स मैंने टेस्ट किए, वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई कंपनी जो भी प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है एकदम सही है, एकदम अच्छे, एकदम बढ़िया से चल रहे हैं, तो फिर सर यहाँ पे गलती होने का स्कोप कम है। और गलती होने का स्कोप कम है मतलब रिस्क कम है, और रिस्क कम है मतलब मेरा ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाने से मतलब है क्या? नहीं, मैं नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर करूंगा तो मेरा रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्लियर? अगर मुझे डायरेक्टली ऑडिटर को वो मिला ऑडिट एविडेंस, कोई ऑडिट एविडेंस है सर, वो ऑडिट एविडेंस दो सिनारियो देख लो। पहला ऑडिट एविडेंस में बोलता हूं मुझे एक बंदे से मिलना था, किसी एक पार्टी से, एबीसी से,
वो एबीसी ने पहले कंपनी को दिया एंड कंपनी ने फिर मुझे दिया ऑडिटर को। क्या इसमें झोलझाल होने का स्कोप है? क्या बहुत ज्यादा स्कोप है। कंपनी के पास आने के बाद क्या पता सर कंपनी ने अगर फ्रॉड किया हो तो वो यहाँ पे उसको मैनेज कर दे और फिर मुझे मैनेज किया हुआ फाइनल दे यहाँ पे, तो वो झोलझाल होने का स्कोप है। बट डायरेक्टली अगर एबीसी ही डायरेक्टली मुझे देता है तो फिर ये ज्यादा रिलायबल हो जाएगा ना। तो ये सर मोर रिलायबल रहेगा व्हेन यू विल ऑब्टेन दैट डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टी। जब भी ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर पार्टी, समझ रहे हो, तो उस टाइम में ज्यादा ऑडिट एविडेंस रिलायबल हो जाएगा, तो रिलायबिलिटी तब बढ़ेगा। उसके बाद में ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ये तो अपन ने देख लिया सर। ओरल एंड विजुअल के अलावा अगर डॉक्यूमेंट्री में मिलता है तो और ज्यादा रिलायबल हो जाएगा, एंड अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो और भी ज्यादा रिलायबल है। मैंने बोला सेल्स का ऑडिट कर रहा हूँ, कंपनी ने इनवॉइस दिया, इनवॉइस मुझे एक कॉपी दिया जेरोक्स वाला, एक कॉपी दिया ओरिजिनल, किस पे ज्यादा भरोसा रहेगा? ऑब्वियसली सर ओरिजिनल पे ज्यादा भरोसा रहेगा रादर देन जेरोक्स, सही है। तो ओरिजिनल पे ज्यादा भरोसा रहेगा। ओरिजिनल पे क्यों? ऑब्वियस है यार, लॉजिकल बात है, समझ रहे हो। चलो, तो ये हुआ रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कब बढ़ता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि सर जब भी मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा तो ये ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करना है, कौन सा ऑडिट एविडेंस लेना है, क्या कितने लेने हैं, कितना सफिशिएंट रहेगा, ये सब चीजें सर कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे डिपेंड करती है। तो सर हमने देखा था कि ऑडिट एविडेंस का सफिशिएंसी के लिए 3 फैक्टर्स रहते हैं, मटेरियलिटी, रोमम एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। बट सर जब मैं ऑडिट एविडेंस लेता हूं तब मुझे जजमेंट करना है कि भैया कैसा ऑडिट एविडेंस ले, कौन सा ऑडिट एविडेंस ले, कितना ज्यादा ले, कितना क्वालिटेटिव ले, क्या चीजें कंसीडर करे, कौन सा ऑडिट एविडेंस लेना है। मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस है, तो क्या क्या चीजें मांगू कंपनी से, कौन सा इंफॉर्मेशन मांगू, कौन सा इंफॉर्मेशन चेक करूं, कौन सा इंफॉर्मेशन कंक्लूजन का बेस बनाऊं, वो सब डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स है। क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे आप लोग? दीज आर फैक्टर्स, नथिंग बट व्हाट योर कंसीडरेशन पॉइंट्स टू कंसीडर। तो आपको अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द पॉइंट्स नीड टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, तो यही सब पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन बन जाए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ऑडिटर जजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, अगेन यही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है बट आंसर क्या चेंज होएगा? नहीं, बिकॉज उसका थॉट प्रोसेस वही है। पॉइंट्स टू कंसीडर आर नथिंग बट योर फैक्टर्स ओनली, समझ रहे हो। चलो, द नेचर ऑफ द एटम, वो कौन सा एटम है जो आप टेस्ट कर रहे हो, उसका क्या नेचर है, सही है। उसके बाद में एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या उस एटम के रिगार्डिंग उस बेसिकली एटम बोलने का मतलब है रेवेन्यू कर रहे हो या एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सही है। अभी रेवेन्यू के टाइम जब भी आपने ऑडिट एविडेंस लिया तो रेवेन्यू का नेचर आपको पता है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, या क्या है। अगर मैं बोलूं डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में सेल्स इनवॉइस लगेगा, गुड्स आउटवर्ड का नोट लगेगा मुझे, सही है, डिलीवरी नोट लगेगा, ये सब चीजें लगेगी। बट जब सर एक्सपोर्ट रहेगा तो एक्सपोर्ट के केस में आपने आईटीटी में पढ़ा रहेगा, बिल ऑफ एंट्री लगेगा, सही है, ट्रांसपोर्टेशन शिप का ये लगेगा मुझे, तो कस्टम का इनवॉइसिंग लगेगा, बाकी चार्जेस लगेंगे, तो इंपोर्ट ड्यूटी का चार्जेस लगेगा, सॉरी इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो भी अपने चार्जेस भरे हैं वो सब चीजें लगेंगे। अगर परचेस में इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी, मतलब समझ रहे हो। तो ये आपने चेक करना है कि भैया नेचर ऑफ आइटम क्या है वो देखो, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऑडिट एविडेंस क्या चाहिए। नहीं तो ऐसा होएगा डोमेस्टिक का सेल्स इनवॉइस और उसको बोले भैया हमें बताओ बिल ऑफ एंट्री कहाँ है, वो बोल देगा पागल हो गए तुम, जाओ भर्ती हो जाओ हॉस्पिटल में, ऐसा थोड़ी ना होता है। और एक्सपोर्ट के केस में मैंने उसको बिल ऑफ एंट्री मांगा ही नहीं, वो और भी मुझे पागल समझेगा, वो बोलेगा ये बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, ऑडिट करने आ गया मेरे पास, समझे, क्लियर विद दिस। तो आपको नेचर पता होना चाहिए, उस नेचर के बेसिस पे आप देखोगे भैया कौन सा ऑडिट एविडेंस उनसे लेना है, कौन सा नहीं लेना है। आर यू गाइस क्लियर? नेक्स्ट आता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एंटिटी। एंड नेक्स्ट अपन ने देखा था सेकंड वाला एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स वहां पे पूरे से है क्या? अगर एडिक्वेट है तो अच्छी बात है, अगर एडिक्वेट नहीं है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगा, समझ गए। नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस, जितना कम बिजनेस उतना कम ऑडिट एविडेंस। सिचुएशंस, नेचर ऑफ बिजनेस माने सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस लगेंगे, सर्विस इंडस्ट्री है तो अलग टाइप का ऑडिट एविडेंस लगेगा। सिचुएशंस विच में एग्जिस्ट एन अनयूजुअल इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट, ऐसा कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करता है क्या जो मैनेजमेंट पे इन्फ्लुएंस करेगा, सही है। मतलब मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा कुछ एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, बट एक एग्जांपल दूं तो भैया कुछ तो ऐसा जोल हो रहा है कि मार्केट का कंपनी के ऊपर प्रेशर है, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर है कि भैया अर्निंग्स को बढ़ाओ, अर्निंग्स को बढ़ाओ, अर्निंग्स को बढ़ाओ, नहीं तो मार्केट में इज्जत कम हो जाएगी।
तो लिस्टेड कंपनी मान लो शेयर प्राइस गिर जाएगा, कब? जब कंपनी की अर्निंग्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है तो इनके ऊपर एक मार्केट का प्रेशर आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है कि भाई अर्निंग्स को बढ़ाओ। अभी ये बढ़ाने के लिए भैया उन्होंने कुछ झोल कर सकते हैं, रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, कुछ तो मिसस्टेटमेंट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कुछ तो मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर सर ये चीज हो सकती है तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा कोई सिचुएशन है क्या कि जो मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है गलत चीज करने को। और अगर सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि मार्केट में इनकी पोजीशन खराब चल रही है और ये सिचुएशन इनको इंपैक्ट कर सकता है, तो वहां पे मुझे दिमाग में तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये रिस्क है, मैनेजमेंट ने शायद कुछ ना कुछ ऐसे कर सकता है मैनेजमेंट। सही है, अगर पोजीशन एकदम इज्जत से ऊपर आ गई तो मतलब कुछ तो गड़बड़ का सिग्नल बजता है ना तुरंत, तो वो चीजें हैं। तो उस टाइम पे ऑडिट एविडेंस कौन से लेने हैं ये भी वो डिपेंड करेगा। देन सर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, कितना कम है, कितना वीक है, क्या देखना पड़ेगा। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, जो भी अपन ऑडिट एविडेंस चेक करना चाहते हैं जिसके भी रिगार्डिंग, उसका मटेरियलिटी कितना है। अगर मटेरियलिटी बहुत ज्यादा हाई है तो मैंने पहले ही बोला आपका ऑडिट एविडेंस कम रहेगा। बट अगर मटेरियलिटी कम है मतलब सहन करने की क्षमता कम है तो सर ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। सही है। एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, भाई पिछले ऑडिट में मुझे पता लगा था कि ये लोग एक्सपेंडिचर में, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर में बहुत जोल करते हैं, खुद खुद घूम के आते हैं यूएस यूरोप को एंड कंपनी के नाम पे बिल फाड़ देते हैं। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। फिर मुझे पता है पिछले साल ऐसा एक्सपीरियंस आया, तो इस बार मैं पहली बार ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का जीएल चेक करूंगा, वहां पे ज्यादा ऑडिट एविडेंस लूंगा, बिकॉज मुझे पता है ना ये लोग यहाँ पे झोल कर सकते हैं। सही है, और इन्होंने किया भी है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री इंडिकेट करेगी उस एक्सपीरियंस का यूज कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट, द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर इंक्लूडिंग फ्रॉड एंड एरर विच मे हैव बीन फाउंड, भैया मैंने कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, वहां पे मुझे पता लग गया कि भाई कुछ तो झोल हुआ है। अभी झोल हुआ है तो क्या मैं चुपचाप बैठूंगा? नहीं, मैं तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, थोड़ा ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा काम करके ज्यादा ऑडिट एविडेंस लूंगा, फिर मुझे पता लगेगा कि भाई ये नहीं, ये कुछ अलग ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए था। सही है, तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर का जो रिजल्ट मिला ना, उस बेसिस पे भी मेरा ऑडिट एविडेंस का नेचर चेंज होएगा एंड क्वांटिटी चेंज होएगा। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो सर मुझे पता लगेगा कि कौन से ऑडिट एविडेंस चाहिए। अगर मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो शायद जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ उसी के बेसिस पे मैं ऑडिट एविडेंस का रिक्वायरमेंट भेज दूं, मैनेजमेंट को बोलूं कि मुझे 3 चीजें चाहिए। बट अगर मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन होता तो मैं शायद 5 चीजें मांगता उसको, समझ रहे हो? तो जितना इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन का क्या टाइप है उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑडिट एविडेंस आप चेक करोगे। उसके बाद में द ट्रेंड इंडिकेटेड बाय अकाउंटिंग रेशियोज एनालिसिस, कि एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रेंड कैसा है रेशियोज एंड एनालिसिस के बेसिस पे, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था ना, तो वैसे ही अपन ने ध्यान देना है। क्लियर विद दिस? तो ये अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, इसके बेसिस पे ये सभी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे ऑडिटर को टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। समझ रहे हो? जजमेंट लेने के लिए कि कौन से ऑडिट एविडेंस चाहिए एंड कैसे चाहिए। चलो उसके बाद में सर जो जो अपन बात करते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने आपको बस थोड़ी देर पहले बोला था कि सर सबसे पहले अपन करेंगे 2 चीजें लेंगे अभी अपन। सही है, एक लेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सेकेंड आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ गाइज प्लीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कब करते हैं? जब प्लानिंग करते हैं तब करते हैं। सही है, प्लानिंग के पहले एंड प्लानिंग के टाइम करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर उसके बाद में, सब्सटेंटिव नहीं बोलेंगे इधर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी एक स्टेप आगे चला गया मैं आपके चक्कर में इसको बोलेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आएंगी, एक आएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो अभी बात की रही थी, एंड देन आएगा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। एंड ये सब्सटेंटिव में 2 चीजें आएगी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड आएगा आपका सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सही है, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह जो करते हैं ना, रेशियो वगैरह, तो वो सब रहते हैं आपके एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ 520। क्यों बोलता हूँ 520 बच्चों? फटाफट से बोलो मुझे, क्योंकि स्टैंडर्ड का नाम है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 520 नंबर का स्टैंडर्ड है जो बात करता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में है। समझ रहे हो? ये अपन रेगुलर लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ज्यादा बढ़िया से अपन ने डिस्कशन किया हुआ है। इसको एक एक लेक्चर के ऊपर लग गया अपने को, काफी टाइम लग गया, बट चलो ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या क्या करेंगे सर अपन? फटाफट से आ जाओ मेरे पास। इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सब चीजें नहीं लिख पाऊंगा, फटाफट से बस स्टार्ट कर रहा हूँ रिदम बिठाने के लिए। इंक्वायरी किया, ऑब्जर्वेशन किया, इंस्पेक्शन किया,
इंस्पेक्शन किया, एनालिटिकल प्रोसीजर किया, समझ रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर किया। उसके बाद में सर अपन ने ऑब्जर्वेशन किया, रिकैलकुलेशन किया, रीपरफॉर्मेंस किया, लिख देता हूं चलो, ऑब्जर्वेशन किया, सॉरी सॉरी ऑब्जर्वेशन तो लिख दिया था ना, रिकैलकुलेशन किया एंड रीपरफॉर्मेंस किया, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, सही है। ऐसे सब चीजें अपन करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में, सही है। एंड अभी ध्यान देना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या सिर्फ हम ये सब चीजें क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में करेंगे? नहीं सर, ये तो चीजें सभी इसमें भी आएगी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी यही सब चीजें आएंगी। फिर सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड एफएपी में डिफरेंस क्या रहा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का सिर्फ मतलब होता है कि भाई तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बिजनेस में रिस्क है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, असेस द रिस्क। और जिन बच्चों को याद है मैंने आपको ऐसे का रेफरेंस दिया था, यहाँ पे 315 नंबर का स्टैंडर्ड आता है जो बात करता है इसके पूरे रिगार्डिंग कि भैया जिनको अभी ऐसे से है ना थोड़ा एलर्जी है तो ये नंबर निकाल देता हूं मैं, क्या बोला, नंबर निकाल देता हूं, नहीं तो उनको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ध्यान में दो, मैंने क्या बोला भैया, आइडेंटिफाई करना है एंड एसेस करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब ढूंढना है कि क्या क्या टाइप की सर रिस्क है बिजनेस में, एंड एसेस करना है कि वो रिस्क कितना ज्यादा है कितना कम है, सही है। तो ये करने के लिए अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, उसके लिए भी हम यही सब चीजें करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे, रीपरफॉर्मेंस करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, समझ गए। ये सर एक बार एसेस कर लिए, अभी सिर्फ एसेस करके वहां पे क्या भेलपुरी खाना है? नहीं सर, सिंपल सी बात है, ये एसेस कर लिया रिस्क वगैरह क्या है, अभी उस रिस्क के बेसिस पे मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, सही है। वो जो ऑडिट प्रोसीजर उस रिस्क के बेसिस पे परफॉर्म करूंगा उसको बोले फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर मैं चेक करूंगा कि बिजनेस के जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर जो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो कंपनी ने कंट्रोल्स बिठाए, वो रिस्क को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए गलतियों को, जो कंट्रोल्स बिठाए, क्या वो कंट्रोल सही है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं तीन चीजें चेक करता हूँ, क्या वो कंट्रोल सही से डिजाइन किया या नहीं किया, तो कंट्रोल का डिजाइन चेक करता हूँ, जो प्रोसीजर होना चाहिए, जिसे करना चाहिए, जिससे वो गलती मिटाया जाएगा, तो क्या वो प्रोसीजर सही है या नहीं। सर सिर्फ प्रोसीजर बिठा के मतलब नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया था भैया, पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हो, ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो, प्लानिंग तो बहुत तगड़ा कर दिया, प्रोसेस तो बिठा दिया कि भाई ऐसे ऐसे इतना इतना पढ़ाई करेंगे, बट वो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो क्या मतलब बनता है। तो सर सिर्फ डिजाइन करके मतलब है क्या कंट्रोल? नहीं सर, उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, सही है। इंप्लीमेंट करना मतलब सर एक दो बार अपना ऐसे ही होता है ना, प्लानिंग कर लिया बहुत जोरों शोरों से, 3-4 दिन तक फॉलो करते रहे, फिर बाद में कंटिन्यू नहीं हो रहा है, पर 3-4 दिन करने से क्या रैंक मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कंटिन्यू करना जरूरी है भैया, सही है। तो वो कंटिन्यू करने के लिए सर इफेक्टिवली ऑपरेट होना, वैसे ही बिजनेस के प्रोसीजर एक दो बार फॉलो करके मतलब है क्या? नहीं, तो उसको इफेक्टिवली हर बार सर ऑपरेट होना जरूरी है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो ये तीन चीजें चेक करते हैं अपन कंट्रोल के टेस्टिंग में, टीओसी में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सर एक बार सिर्फ प्रोसीजर चेक करके लिए तो मतलब बनता है क्या? नहीं, वो एक्चुअल में सर उसका एक्यूरेसी देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुए, तो सैंपल बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए वो उसको चेक करेंगे, उसके इनवॉइसेस वगैरह लेके, उसका सपोर्टिंग बैकअप डॉक्यूमेंट्स लेके, एविडेंसेस लेके, तो वो जो चेक करेंगे उसमें अपन बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, कि जो ट्रांजैक्शन से उसकी जो डिटेल्स है, ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल्स है उसका टेस्टिंग करना। तो यहाँ पे अपन करते हैं वैलिडिटी चेक उस ट्रांजैक्शन का कि क्या वो सही ट्रांजैक्शन है या फेक ट्रांजैक्शन है। हम चेक करते हैं एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कितना एक्यूरेटली सर बुक हुआ है, एंड कंप्लीटनेस चेक करते हैं। आर यू गाइस क्लियर? तो ये सब चीजें अपनी क्या रहती है? असर्शंस रहते हैं, ये सब चीजें अपन चेक करते हैं, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला था आपको, वैक ऑफ एडी, याद है क्या रे बच्चों? वैक ऑफ एडी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा, सही है, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बोला था। एंड उसके बाद में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बोला था टीओसी के लिए, डीम ऑफ आईसी, डी, एक मिनट, डी, अरे क्या हो रहा है भैया, डी आई एम, मेंटेनेंस, यहाँ पे और एक वर्ड आएगा मेंटेनेंस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डीम ऑफ आईसी एंड ओई, डीम ऑफ आईसी एंड ओई, क्या बोले? डीम ऑफ आईसी एंड ओई, ये सब चीजें अपन चेक करेंगे। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ठीक है भैया।
तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ये शॉर्टकट्स यूज करना एकदम अच्छे से ध्यान रखना। ये शॉर्टकट्स के बेसिस पे आपको ध्यान जाएगा। डीम ऑफ आईसी, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स प्लस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, वो बनता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस का वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस चेक करते हो अकाउंटिंग डेटा का। वैक ऑफ एडी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ नहीं सर, सिंपल सी बात करते हैं अपन, स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स को, जो फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है उनके रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। रेशियो एनालिसिस करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, वो सब चीजें क्लियर है। तो आ जाओ मेरे पास, यही सब चीजें दी है यहाँ पर कि सर ऑडिट प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करते हैं। अपन करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अरे यार एक सेकंड, ये देखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को अगेन बाइफर्केट किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव को अगेन बाइफर्केट किया, टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। आ जाओ मेरे साथ में बाद में भैया, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अपन जिन प्रोसीजर्स के एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला इंक्वायरी, मतलब बात करो मैनेजमेंट से, डिस्कशन करो। इंस्पेक्शन, सर एक्चुअली एविडेंस को चेक करो, डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, इंस्पेक्ट करो। ऑब्जर्वेशन, मतलब ध्यान देके देखो कि भैया वो बंदे कैसा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन का एग्जांपल दिया था आपको कि इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन करने गए, वो मैनेजमेंट के लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फिजिकली चेक कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, बट हमें पता लग रहा है कि वो तो कामचोरपना कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा वो उनका काम सही से नहीं कर रहे, मतलब प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। कंफर्मेशन, किसी और बंदे से कंफर्म करा के लो, क्या बोले, एग्जांपल ऑफ डेटर्स एजिंग। डेटर्स में किसी से पैसा आना है, मैनेजमेंट का एक कस्टमर है, कंपनी का कस्टमर है, कस्टमर से आना है 5 लाख रुपए, कस्टमर से कंफर्म करा के लो कि भाई सच में तुझे मैनेजमेंट को, कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं, कंपनी को 5 लाख देने हैं क्या नहीं, तो कस्टमर से कंफर्म करा के लेना। कस्टमर एक्सटर्नल पार्टी है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वैसे ही हो जाएगा, परचेस किया है, परचेस का जो वेंडर है कंपनी का, वो वेंडर से कंफर्म करा के लो कि तुझे कितने पैसे आने बाकी है मैनेजमेंट से, कंपनी से बेसिकली, समझ रहे हो, तो वो कंफर्मेशन। एक्सटर्नल क्या है, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंफर्मिंग थर्ड पार्टीज, डिड नॉट नेसेसरी टू बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द अकाउंट बैलेंसेस। प्लीज ध्यान दो, ये सिर्फ बैलेंस शीट के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहेगा क्या, नहीं, सिर्फ डेटर्स, कंफर्मेशंस, क्रेडिटर्स के लिए नहीं लगेगा, ये बैंक बैलेंसेस के लिए सिर्फ नहीं लगेगा, ये तो कुछ आप ट्रांजैक्शंस के लिए भी कर सकते हो। भाई किसी ने किसको सेल किया, क्या सच में तुझे सेल हुआ था इस चीज का, मुझे कंफर्म करा के दे, या उसने फेक एंट्रीज बुक की, तो क्या आप ट्रांजैक्शंस के लिए भी ये यूज कर सकते हो कंफर्मेशन, यस एब्सोल्युटली। रिकैलकुलेशन, कुछ नहीं है सर, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है। इन लोगों ने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया, इन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर दी, क्या वो कैलकुलेशन सही था, क्या उसमें प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हुई, वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, कैलकुलेशन चेक करना। रीपरफॉर्मेंस, भैया इन्होंने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन में चेक करते बैठूंगा, एक फॉर्मूला देखूंगा सही लगाया नहीं, वो उसको साइड में रख दो, चुपचाप से मैं खुद ही रिवाइज कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं खुद ही अपने बेसिस पे पूरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो रीपरफॉर्म करना, मैनेजमेंट ने जो काम किया वही काम को फिर से अपन करना, रीपरफॉर्मेंस, समझे, क्लियर विद दिस, तो वो आपका रीपरफॉर्मेंस। काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन का रिकैलकुलेशन हुआ, उसी के साथ डेप्रिसिएशन को भी पूरा कैलकुलेशन करके एफए का अपन ने रीपरफॉर्मेंस किया। सेकंड चीज एजिंग हुआ, डेटर्स एजिंग का, उसमें पूरा री एजिंग अपन ने डिराइव किया, वो भी हुआ रीपरफॉर्मेंस। उसके बाद में एनालिटिकल प्रोसीजर, ये मैंने आपको बता दिया, एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ नहीं देता है, स्टडी करना है रिलेशनशिप का, किसके बीच में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्या सर, फाइनेंशियल डेटा माने जो अकाउंटिंग डेटा अपन बोलते थे वो, नॉन फाइनेंशियल मतलब जो अपन अदर इंफॉर्मेशन बोलते थे वीसा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हुआ, नॉन फाइनेंशियल डेटा, रेंट एग्रीमेंट से पता लग रहा है 5 लाख रुपए महीने का रेंट है, और वो 5 लाख से अपन आइडेंटिफाई किए ना, एस्टिमेट किए कि 5 लाख इंटू 12 मतलब 60 लाख रुपए का साल का रेंट का खर्चा होना चाहिए, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 60 लाख का खर्चा है या नहीं है वो देखना। तो एनालिसिस किया एंड देखा भाई 60 लाख सच में है या नहीं है, तो 60 लाख को क्या बोले, एक्सपेक्ट किए कि इतना होना चाहिए था, एक्चुअल में कितना है भाई, एक्चुअल में तो 40 लाख ही है, मतलब सर कुछ तो जो ले। तो क्या इन्होंने पूरा प्रॉपर्टी 12 महीने यूज नहीं किया, और नहीं किया तो फिर दूसरा कोई तो प्रॉपर्टी लिया होगा, रास्ते पे तो बैठ के बिजनेस नहीं कर सकते, समझे। तो ऐसे दिमाग लगा के एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसको क्या बोले, एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर विद दिस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डेफिनेशन देख लो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर्स रहेंगे जिनको अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स एंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड असेस करेंगे रॉमम रिस्क को। मैंने आपको पहले ही बताया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इस पर्पज के लिए करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉमम। सही है, आइडेंटिफाई करना है, गलतियां देखना, रिस्क देखना है, कहाँ कहाँ पे रिस्क है, एंड उस रिस्क कितना ज्यादा है कितना कम है उसका लेवल असेस करना, समझे। ऐसे का रेफरेंस फिर से नहीं दूंगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इसी को अलग एक नाम दिया जाता है कंप्लायंस प्रोसीजर। सो अगर आपको कंप्लायंस प्रोसीजर पूछ ले तो डगमग जाना है क्या, नहीं बिल्कुल भी, वो कुछ नहीं है सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही है।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स माने आपका ये कंप्लायंस प्रोसीजर, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है आपको डीम ऑफ आईसी प्लस ओई, याद रखना डीम ऑफ आईसी प्लस ओई। डी माने डिजाइन, आई माने इंप्लीमेंटेशन, एम माने मेंटेनेंस ऑफ, आईसी माने इंटरनल कंट्रोल्स, ओई माने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। समझे? नेक्स्ट, कौन से क्वेश्चन सर कंसीडर करने चाहिए जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा? क्या क्या क्वेश्चंस मुझे कंसीडर करने जरूरी है जब भी मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा? तो पहले देखना है भैया क्या टाइप का कंट्रोल प्रोसीजर कंपनी फॉलो कर रहा है। सेकंड देखना है ये कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है। थर्ड देखना है ये कंट्रोल परफॉर्म करने वाला ठीक है, बट रिव्यू कौन कर रहा है, चेक कौन कर रहा है? नहीं तो गलतियां करे जा रहे, चेक कोई नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो परफॉर्म, वो रिव्यू, दिस 2 पर्सन शुड बी डिफरेंट। सही है? अगर एक ही बंदा काम कर रहा है और मैं खुद ही चेक कर रहा हूं तो क्या बात का, मुझे कैसे पता लगेगा मैंने क्या गलती किया? समझ रहे हो? और जरूरी है क्या कि मुझे ही पता लगेगा ही? तो वो ध्यान देना। एंड जो कंट्रोल परफॉर्मर है, रिव्यूअर है, ये कॉम्पिटेंट है क्या भैया, ऑथोराइज्ड है क्या? ऐसा ना हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिठाने के लिए एक आर्ट्स का जो बंदा है, 10वीं 12वीं का जो बंदा है उसको बिठा दिया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, उसका क्वालिफिकेशन ही नहीं है उतना, तो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है। भैया चलो कॉम्पिटेंट का बात छोड़ दो, एक सीए को लाके बिठा दिया, बट वो बाहर वाला सीए था भैया, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, तो ऑथोराइज्ड है क्या वो बंदा? नहीं, कंपनी ने किसी और को ही बोला है, ये बंदा किसी और से काम कराए लेके जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ऑथोराइज नहीं है। सही है? तो ये चेक करना है अपने को। व्हेन द कंट्रोल इज बीइंग परफॉर्म, कंट्रोल कब परफॉर्म किया जाता है भैया? कब परफॉर्म करना इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। कब परफॉर्म करना मतलब ऐसा क्या ट्रिगरिंग इवेंट है जब ये प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे? भैया सिंपल सी बात है, सेल्स कब होएगा? जब मुझे कस्टमर से ऑर्डर आएगा। तो भैया सेल्स होने का जो प्रोसीजर है उसका ट्रिगरिंग इवेंट क्या हुआ? जब कस्टमर का ऑर्डर आया। समझ रहे हो? जब प्रोडक्शन हुआ तब मैं उसको डिस्पैच करूंगा, विदाउट प्रोडक्शन हुए डिस्पैच कर सकता हूं क्या? नहीं। तो डिस्पैच होने का जो कंट्रोल आएगा, डिस्पैच के रिगार्डिंग जो कंट्रोल आएंगे वो कब परफॉर्म होएगा? जब प्रोडक्शन होके सर रेडी रहेगा मटेरियल या प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए। तो ये ध्यान में देना है कि व्हेन द कंट्रोल इज बीइंग परफॉर्म। अभी सर ये कंट्रोल कितने बार परफॉर्म होता है? हर रोज प्रोडक्शन होता है, हर रोज सेल होएगा, हर रोज डिस्पैच होएगा, तो मेनी टाइम्स अ डे। कुछ कुछ कंट्रोल से डेटर सेजिंग, क्या हर रोज डेटर सेजिंग चेक करेंगे? नहीं, महीने में एक बार करेंगे। तो महीने महीने में करना, मंथली, ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द कंट्रोल? कितने बार लगातार परफॉर्म करते हैं? या 2 महीने किया, बाद में 6 महीने छूट दिया, फिर से 2 महीने किया, बाद में 6 महीने छूट दिया, क्या पागल है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, सॉरी कंसिस्टेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी था मंथली, बस 2 महीने तक की इज्जत में फॉलो किया, 6 महीने तक फॉलो ही नहीं किया, मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, कितना गलती होने का स्कोप है? क्या बोले? मुझे पता है भाई कि 5% तक मेरा डिविएशन हो सकता है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होएगा तो अपन एक्शन ले लेंगे तुरंत। समझे? तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन का एक्सपेक्टेशन है? मुझे पता है भाई इतना सारा बड़ा काम है, बिजनेस है, तो 5% तक गलतियां हो सकती है, हम मानते भी है। और अगर 5% तक गलतियां हुई तो हम इतना ध्यान भी नहीं देते, हम छोड़ भी देते। बट 5% के ऊपर होना शुरू हो गया तो भाई जोल हो जाएगा, अपन ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया से काम करेंगे, देखेंगे क्यों गलती हुई। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कितना है एंड आप कितना थ्रेशोल्ड यूज करते हो, मतलब ऐसा क्या लेवल है जिस लेवल तक आप गलतियों को माफ कर देते हो, गलतियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, वो थ्रेशोल्ड हुआ। समझे? नेक्स्ट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपन ने देखा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अगर मैं मॉड्यूल के हिसाब से बोलूं तो सिंपल सी बात है, 2 चीजें कवर होगी इसमें, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। क्या कवर होएगा? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग वेरिफिकेशन में तो यही चीजें करते हैं अपन, वैलिडिटी चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, कंप्लीटनेस चेक करते हैं अकाउंटिंग डेटा का। तो यही चीजें हुई वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, किसमें हो जाएगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अभी अपन ने बात की, स्टडी करना रिलेशनशिप का। चलो लास्ट पार्ट आ जाएगा आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज योर असर्शंस। असर्शंस एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपन ने रिवाइज किया हुआ है, अच्छे से ध्यान देना। असर्शंस में अपन ने देखा 2 लेवल पे आएंगे, 3 लेवल पे आएंगे बेसिकली, बट यूजुअली कभी कभी इसको 2 लेवल पे बोला जाता है, कभी कभी 3 लेवल पे बोला जाता है। अगर मैं 3 लेवल पे बोलूं तो अच्छी बात ध्यान देके देख लो, ट्रांजैक्शन लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लेवल। सबसे पहले तो असर्शन का मीनिंग क्या है? असर्शन कुछ नहीं है सर, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन से क्लेम से। ये वर्डिंग एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, जिंदगी में कुछ पाप नहीं करना है इस वर्डिंग को भूल के। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड क्लेम्स। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट बोलता है भाई हमारी ये चीज सही है, एक्यूरेट है, हमारी ये चीज कंप्लीट है, कंप्लीटनेस, हमारा ये चीज जो भी है ये अकर हुआ है ट्रांजैक्शन, हमने फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है, मतलब ट्रांजैक्शन जो बुक किया है वो सच में हुआ है। तो अकरेंस, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सभी बुक किए, कंप्लीटनेस, समझ गए?
तो सर मैनेजमेंट जब हमें ट्रांजैक्शन लेवल पे बोलता है कि हमारा ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है, जो बुक किया है वो कोई फेक ट्रांजैक्शन नहीं है, तो तब मैनेजमेंट ने हमें क्लेम दिया ऑकरेंस का। तो हम इस एसर्शन का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या टाइप की गलतियां हो सकती हैं। तो एसर्शन का डेफिनेशन फटाफट मेरे साथ, अपन ने आई थिंक ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के इसमें डिस्कस कर लिया ये चीज, फिर भी ध्यान दे दो। एसर्शन का मीनिंग, these are the management representations or claims which are used by the auditor to identify the possible misstatements in the financial statements। समझ रहे हो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या टाइप की गलतियां हो सकती है, वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशंस एंड क्लेम्स का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असर्शंस। असर्शंस 3 लेवल पे, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शंस माने सिंपल वे में याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट बैलेंस माने सिंपल लेवल में याद रखना बैलेंस शीट, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब सिंपल लेवल में याद रखना है क्या बेटा आपका? नोट्स टू अकाउंट्स। समझ रहे हो? एकदम परफेक्ट। आ जाओ मेरे साथ ट्रांजैक्शन लेवल पे 5 असर्शंस। पहली चीज अकरेंस, मतलब जो ट्रांजैक्शन सच में रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या वो सच में हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में? क्या वो फैक्ट है, सच में हुआ है कि ट्रांजैक्शन अकर हुआ या नहीं, वो चेक करना अकरेंस। सेकंड चीज सर कंप्लीटनेस, कि जितने भी एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुए, एक्चुअल में 100 लोगों को सेल किया, 100 बार सेल ट्रांजैक्शन हुआ है, बट बुक्स में दिख रहे सिर्फ 98 ट्रांजैक्शन हुए, तो कंप्लीट नहीं है। 2 ट्रांजैक्शन बुक नहीं हुए, अकाउंटिंग एंट्री उसका पेंडिंग है, अभी तक अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया, तो वो कंप्लीट नहीं है। तो ये कंप्लीटनेस चेक करना है, क्या जितने भी एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुए क्या सभी के सभी अकाउंटिंग बुक्स में आ गए क्या नहीं। थर्ड एक्यूरेसी, जितने भी ट्रांजैक्शंस आए भैया वो सभी सही अमाउंट पे आए या नहीं आए, जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सभी एक्यूरेटली अमाउंट पे आए या नहीं आए। भैया प्लीज ध्यान देना, ये एसर्शंस के ऊपर मैं 40 मिनट का डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, 30-40 मिनट का, आप लोग गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एसर्शंस, ऑल अबाउट एसर्शंस, सीए सागर का सर, सिर्फ इतना सर्च किया तो आपको मिल जाएगा डिटेल में पूरा वीडियो, इतना डिटेल में पूरा एसर्शन को एक्सप्लेन किया है स्टोरी के थ्रू में। समझ रहे हो? बट ये सिर्फ वही बच्चे करेंगे जो बच्चे क्या अभी दिसंबर का एग्जाम और उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके एग्जामिनेशन के लिए 4-5 महीने के ऊपर है समय। समझ रहे हो? 4 महीने के 5 महीने के ऊपर है। अभी जो इमीडिएटली एग्जाम आएगा जुलाई वाला, उसके आप लिए ये चीज पूरी डिटेल में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी बस रिवाइज करो अच्छे से। मैं आपको क्लासेस में भी डिटेल में बता चुका हूँ एसर्शंस का, सही है? जिन बच्चों ने मेरे से क्लास नहीं किया उनको अगर समझ लेना एसर्शन तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। चलो कट ऑफ, कट ऑफ एक्यूरेसी देखा कि उसका अमाउंट सही है या नहीं है, कट ऑफ माने सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ या नहीं। 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाएगा भैया, जो सेल्स ट्रांजैक्शंस इधर हुआ 31 मार्च के पहले उसको आगे रिकॉर्ड कर रहे नहीं चलेगा, जो इधर हुआ उसको इधर पहले रिकॉर्ड करने नहीं चलेगा। तो ये बोलते हैं कट ऑफ। ऐसा क्यों करते हैं भैया? फ्रॉड होने के लिए। जो सर मुझे यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाना है तो आगे के ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड कर दूंगा, रेवेन्यू कम करना है पहले वाले ट्रांजैक्शंस आज साल इस साल के ट्रांजैक्शंस अगले साल बुक कर दूंगा। समझे? एकदम सिंपल एग्जांपल दिया, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स रहेंगे। तो कट ऑफ, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, तो मतलब जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है उसको रेवेन्यू में नहीं कैपिटल करके बुक किया और डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, और जो कैपिटल है उसको कैपिटल करके नहीं रेवेन्यू करके बुक किया। ऐसा चलना है क्या? नहीं चलना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वो नॉन कंप्लाई कर देगा। सिर्फ रेवेन्यू कैपिटल का मतलब बनता है क्या? नहीं। जो करंट लायबिलिटी था उसको नॉन करंट बता दिया, नॉन करंट लायबिलिटी को करंट बता दिया, करंट एसेट को नॉन करंट बता दिया, नॉन करंट एसेट को करंट बता दिया। काफी सारे एग्जांपल्स बनेंगे। सिर्फ आपका इधर नहीं आएगा ट्रांजैक्शन लेवल पे, वो वहां पे आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी आ जाएगा। ठीक है? तो ट्रांजैक्शन लेवल के 5 असर्शन ध्यान में रखना। डायरेक्ट थ्योरेटिकल एकदम प्लेन वैनिला क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सर राइट द असर्शंस, प्लीज राइट द असर्शंस at the transaction level or describe the assertions at the transaction level or at the account balance level or at the presentation and disclosure। कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 5 चीजें याद रखनी है। ट्रांजैक्शन में 5 है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड व्हाट योर क्लासिफिकेशन। अकाउंट बैलेंस लेवल पे 4 असर्शंस होते हैं भैया, ध्यान रखना। चलो आ जाओ मेरे साथ। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। एग्जिस्टेंस माने सर जो एसेट बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या वो एसेट सच में एग्जिस्ट करता है? मैंने बोला मेरे पास पीसी है, डेस्कटॉप है, बट एक्चुअल में देखने गया तो है ही नहीं, तो सर वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये मुझे चेक करना है कि जो भी अकाउंट बैलेंसेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तो वो क्या सच में एग्जिस्ट करती है क्या? जो मेरा शेयर कैपिटल है क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है क्या, वो देखना है। सेकेंड चीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, भैया एग्जिस्ट तो करता है बट क्या उस पर तुम्हारा अधिकार है क्या? मेरे पास एक मोटरसाइकिल था, सही है,
वो मोटरसाइकिल मेरे बिजनेस में पड़ा है प्रीमाइसेस में, मैं उसको बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, बट मेरा नहीं है, किसी और का है, मैंने उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया, मैंने बोला देखो एग्जिस्ट तो करता है भैया, अभी मैं कुछ गलत वर्डिंग यूज कर लेता, हाँ भैया वो एग्जिस्ट तो करता है बट ठीक है, बट भाई एग्जिस्ट करके तेरा अधिकार नहीं ना उस पर, किसी और की चीज तू यूज कर रहा है, एक दो दिन के लिए यूज कर रहा है, हमें दिखा रहा है, पागल समझा क्या हमको? ऐसा थोड़ी ना होता है, एग्जिस्ट कर से सिर्फ काम चलेगा क्या? नहीं, राइट्स तुम्हारा पास होना चाहिए उसका, क्या बोले, तभी तुम बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, नहीं तो बैलेंस शीट में मत दिखाओ, तुम यूज करो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बैलेंस शीट में मत दिखाओ, समझे? तो राइट्स होने के बाद ही आप उसको बैलेंस शीट में दिखा पाओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब बुक करते हैं वो। ऑब्लिगेशन, सर सिर्फ एसेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज, जो तुम्हारा है वही तुम लायबिलिटी दिखाओ, किसी और का लायबिलिटी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में दिख के मतलब नहीं है, तो जो भी लायबिलिटीज है उसके ऑब्लिगेशंस कंपनी के है या नहीं है ये ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद में कंप्लीटनेस, जितने भी एसेट्स दिखाए क्या वो कंप्लीट है क्या, जितने भी लायबिलिटीज दिखाए क्या वो कंप्लीट है क्या, मतलब सभी के सभी एसेट, सभी के सभी लायबिलिटीज बुक की है या नहीं की है, वो चेक करना। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, भाई सभी के सभी बुक करके मतलब नहीं है, उसका वैल्यू सही तरीके से बुक किया या नहीं किया वो भी चेक करना जरूरी है, क्या उसका वैल्यूएशन सही है क्या। एंड जब मैं इन्वेंट्री की बात करूं, स्टॉक की बात करूं, तो आपको पता है भैया स्टॉक वगैरह चीजों पे अपन बात करते हैं ओवरहेड्स लोडिंग का, कॉस्टिंग के बच्चे हो आप लोग, तो सीएमए हो तो आपको तो पता है ओवरहेड लोडिंग वगैरह करना, वो सब चीजें एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, क्या वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर सही हुआ या नहीं हुआ, वो बात आता है एलोकेशन के असर्शन में। तो वैल्यूएशन एंड एलोकेशन साथ में ही आएगा। उसके बाद में कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एंड देन आएगा एग्जिस्टेंस। चारों सीक्वेंस कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, 4 एसर्शंस अकाउंट बैलेंस में, ट्रांजैक्शन पे 5 एसर्शंस। आ जाओ बेटा मेरे साथ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में, इसमें कुछ नहीं है, जो अपन ने ट्रांजैक्शन एंड एबी पे डिस्कस किए ना अकाउंट बैलेंस पे, एक्जैक्टली वही के वही सभी एसर्शंस आ जाएंगे, सिर्फ एक एसर्शन आएगा जो इसमें डिफरेंट आएगा, जिसका नाम है अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या बोले? अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम है, अकरेंस, आर एंड ओ, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, समझे? बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अलग है, दैट इज योर अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो भी सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में दिख रहा है, क्या वो उस लैंग्वेज में है क्या कि जो बच्चा उसको पढ़े उसको समझ में आ जाना चाहिए, या चाइनीज में लिखा, या ऐसे कुछ अल्तू फालतू लैंग्वेज में लिख दिया कि कुछ पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे आपके असर्शंस भी खत्म हो जाते हैं, और इसी के साथ आपके मेजॉरिटी 3 चीजें यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में खत्म होती है। ऑडिट एविडेंस, सेकंड ऑडिट प्रोसीजर्स, थर्ड असर्शंस। आर यू गाइस क्लियर? आई होप आपको एकदम अच्छे से ये मैराथन लेवल पे, फास्ट ट्रैक लेवल पे रिवाइज हो गया होगा। सही है, क्लियर विद दिस? अगर कुछ आपके क्वेरीज वगैरह रहेंगे तो भी काफी टाइम लगा है, क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको लिखे वगैरह दिखाए, चार्ट वगैरह बनाए दिखाए, इसलिए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा भैया, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे 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 डेफिनेटली, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से रिवाइज करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलेंगे अपन नेक्स्ट मैराथन रिवीजन लेक्चर में। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है आपको नीचे फुटर में, वीडियो के स्क्रीन में, तो अच्छे से मुझे क्वेरीज मेल कर देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना उस नंबर पे। एंड भैया अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो लेट मी नो फॉर श्योर। सही है, कितना भी छोटा क्वेरी कितना भी बड़ा क्वेरी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एवरी क्वेरी आई विल आंसर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।